नमस्कार। प्रशासनिक अनुवाद, इसके अंतर्गत आज हम चर्चा करेंगे प्रशासनिक पत्राचार क्या होता है, उसके कितने प्रकार होते हैं और पत्र के अंग क्या होते हैं, उसका प्रारूप क्या होता है और फिर उसका अनुवाद क्यों और कैसे किया जाता है। जैसा कि हम जानते हैं, हमने पहले भी इस विषय पर चर्चा की कि प्रशासन की जो सामग्री होती है, कार्यालय की जो सामग्री होती है, उसमें टिप्पण, प्रारूपण, पत्र यह भी होता है, पदनाम, विभाग नाम, अनुभागों के नाम यह भी होते हैं, संक्षेपण भी होता है, पल्लवन भी होता है, ये सब सामग्री कार्यालय में रहती है, प्रतिवेदन भी होता है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण भूमिका पत्र की होती है और पत्र अनेक प्रकार के होते हैं। इसलिए हम सरकारी पत्र क्या है, उसकी ज़रूरत क्या है और वो कितने प्रकार का होता है, इन पर थोड़ी चर्चा हम पहले कर लें कि सरकारी पत्र किसी भी सरकारी कार्यालय द्वारा जारी किए जाते हैं तभी सरकारी कहलाता है। यानी जो निजी कार्यालय हैं वहाँ से जो पत्र निकलते हैं, महत्व उनका भी होता है, लेकिन वो सरकारी पत्र नहीं होता। और सरकारी पत्र का एक प्रभाव भिन्न प्रकार का होता है। इसलिए ये केंद्र सरकार द्वारा राज्य सरकारों को, केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों या उनके कार्यालयों को, किसी भी एक राज्य सरकार द्वारा अन्य किसी राज्य सरकार को यदि परस्पर पत्र प्रेषण का, भेजने का, प्राप्त करने का यह सिलसिला जारी रहता है तो वो सब सरकारी पत्र के माध्यम से ही उसे देखा और समझा जाता है। सरकारी पत्र की अपनी एक गरिमा, अपना एक गांभीर्य भी होता है, उसके प्रति एक दायित्व निर्वाह का बोध भी जुड़ा रहता है। इसलिए सरकार को प्रतिनिधित्व देने वाला वो पत्र होता है। कोई भी पत्र जब जारी होता है तो वह एक तरह से सरकार का प्रतिनिधित्व करता है। केंद्र अथवा राज्य सरकारों के सचिवालय के अधिकारियों, क्योंकि हर केंद्र सरकार में या राज्य सरकार में जो उनके सेक्रेटरीट्स होते हैं, जो सचिवालय होते हैं, वहाँ पर बहुत से ऑफिसर्स या अधिकारी होते हैं। उनके द्वारा बहुत से अधीनस्थ यानी सबॉर्डिनेट कर्मचारियों को जब पत्र लिखा जाता है, भेजा जाता है। न्यायालयों को, बहुत सी अदालतें हैं जो लोअर कोर्ट्स हैं या हाई कोर्ट्स हैं या सुप्रीम कोर्ट है, उन सब में, लोक सेवा आयोग आदि में, हर राज्य में लोक सेवा आयोग हैं और सेंटर में यूपीएससी जैसे यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। इसी तरह विभिन्न निदेशालयों को, जो डायरेक्टरेट्स हैं बहुत सारे, भाषा को, साहित्य को लेकर या टेक्नोलॉजी को लेकर, महालेखापाल का कार्यालय है या स्वायत्त शासी या अर्ध स्वाधीन संस्थाओं को, वहाँ के अधिकारियों को बहुत से पत्रों का आदान प्रदान होता है, परस्पर होता है, सरकार की तरफ से होता है, अथवा वो पत्र भेजे या मंगाए जाते हैं। इन सब में सबको सरकारी पत्र कहा जाता है। इस तरह सरकार के विभिन्न मंत्रालयों द्वारा जब आपस में अनेक मामलों में, मुद्दों पर, विषयों पर पत्राचार करने का एक सिलसिला, एक परंपरा, एक परिपाटी इसका निर्वाह किया जाता है तो उन सब को सरकारी पत्र के अंतर्गत देखा और समझा जाता है। हम जानते हैं कि हमारे देश में एक संसद है, बहुत से सांसद हैं, जहां बैठकर उस संसद का जो गठन होता है उसके दो सदन हैं, एक लोकसभा, एक राज्यसभा। राज्यसभा उच्च सदन है, लोकसभा में निर्वाचित सदस्य आते हैं, राज्यसभा में नामित सदस्य होते हैं। और ये जो संसद है ये, या फिर जो विधान परिषदें हैं, विधानसभाएं हैं, या जो नगर निगम के कार्यालय हैं, उन सब में निर्वाचित सदस्य, जनप्रतिनिधि, ये परस्पर भी पत्र व्यवहार करते हैं और इनके द्वारा पत्र लिखने, भेजने या प्राप्त करने का जो सिलसिला होता है वो सब भी इसी सरकारी पत्र की श्रेणी में ही शामिल किए जाते हैं। केंद्र सरकार अथवा राज्य सरकारों के अधिकारियों द्वारा सरकारी, अर्ध सरकारी, डेमी ऑफिशियल, गैर सरकारी संस्थाओं को, निगमों को, उपक्रमों को, निकायों को समय समय पर विभिन्न विषयों पर पत्र लिखे जाते हैं, भेजे जाते हैं।
उन सब को भी सरकारी पत्र ही कहा जाता है। सरकारी पत्रों का सामान्यतः एक निश्चित प्रारूप भी होता है। इस पत्र के आरंभ में यह प्रारूप बनाते समय उल्लिखित होता है। जो जहाँ से पत्र शुरू होता है वहाँ जो प्रथम पंक्ति होती है, लेखक जो है, पत्र का लिखने वाला जो व्यक्ति है, कर्मचारी अधिकारी, वह लिखता है कि मुझे आपको यह सूचित करने का निर्देश हुआ है, आई हैव बीन डायरेक्टेड टू से। तो ये जो अंग्रेजी की परिपाटी है, पद्धति है, उसको हम हिंदी में ले आते हैं। मुझे आपको यह सूचित करने का निर्देश हुआ है, या मुझे निर्देश दिया गया है कि आपको यह सूचित करूं। अब ये जो वाक्य विन्यास है ये बता रहा है कि इसमें जो कर्ता है वो लुप्त रहता है। मैं नहीं कर रहा हूं, मुझे डायरेक्टिव है, मुझे निर्देश है, मुझे कहा गया है कि मैं आपको ये सूचित करूं, आपसे ये पूछूं, आपको ये जानकारी दूं, आपको इस निर्णय से अवगत कराऊं, आदि आदि। इसी तरह मुझे आपसे यह अनुरोध करने का निर्देश हुआ है, मैं आपको रिक्वेस्ट करूं कि आप ऐसा करें, या आपसे ऐसी अपेक्षा है। ये वाक्य विन्यास इस बात को इंगित करता है कि जो विरासत में प्रशासनिक पत्र व्यवहार की, पत्र तंत्र की जो व्यवस्था हमें मिली अंग्रेजी से, उसके आधार पर हमने हिंदी की व्यवस्था निर्मित की। ऐसी लेखन पद्धति से हमारा अभिप्राय है कि यह पत्र या सूचना हस्ताक्षरकर्ता की तरफ से नहीं है। जिसके नीचे साइन है, हस्ताक्षर है, वो कर्मचारी या अधिकारी है। लेकिन जब मैं कह रहा हूँ कि मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है, तो इसका मतलब भले ही हस्ताक्षर मेरे हैं, लेकिन मैं आपको नहीं कह रहा हूँ, जिसने मुझे कहा है उसकी तरफ से मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूँ, अपितु उसे तो व्यवस्था ने अथवा अधिकारी ने निर्देश दिया है और उसी के अनुपालन से यह पत्र लिखा जा रहा है। सरकारी पत्र के अंग, किसी भी सरकारी पत्र के प्रारूप में हम जिन मुख्य या विशिष्ट अंगों को देखते हैं वो इस प्रकार हैं। हम उसको देख सकते हैं कि क्या कौन कौन से अंग हैं। हम जानते हैं कि जैसे हमारा शरीर है, इस शरीर के अनेक अंग हैं सभी महत्वपूर्ण, आँख भी, नाक भी, कान भी, होंठ भी, और पाँव भी, हथेलियाँ भी, तलवे भी, ये सब महत्वपूर्ण हैं। लेकिन सबका महत्व भिन्न भिन्न है, अलग अलग है। इसलिए ये जो सरकारी पत्र के विभिन्न अंग हैं, वो अंग कौन कौन से हैं उन पर एक दृष्टि डाल लें। पहला, पत्र संख्या या पत्रांक, यह सबसे ऊपर लिखित होता है पत्र के। दूसरा, प्रेषक, यानी पत्र भेजने वाले का नाम, उसका पद, जो कि पत्र संख्या तथा शासकीय कार्यालय मंत्रालय के नाम के नीचे लिखा होता है, यह दूसरा अंग है, प्रेषक। तीसरा, प्रेषिती, यानी पाने वाला, जिसको पत्र लिखा जा रहा है, जो पत्र को प्राप्त करेगा, वह पत्र पाने वाले का नाम, पदनाम प्रेषक के बाद लिखा जाता है। तो ये निर्धारित स्थल हैं पत्र में। उसका जो प्रारूप हम देखेंगे, आपने अपने ब्लॉक्स में, अपनी इकाइयों में इस तरह के प्रारूप जो बनाकर विश्वविद्यालय ने दिए हैं, उनको आप देखेंगे तो इन सब का स्थान वहाँ पर निर्धारित है और सामान्यतः उसी रूढ़ परिपाटी का अनुपालन किया जाता है। स्थान और दिनांक, पत्र पाने वाले के सामने दाईं ओर लिखा जाने वाला जो सामग्री है, जो मैटर है, वो स्थान और दिनांक है। स्थान और दिनांक दोनों एक साथ लिखे जाते हैं। फिर विषय, जो मूल विषय, यानी किस विषय में पत्र लिखा जा रहा है, अंग्रेजी में उसे सब्जेक्ट कहते हैं, और हम एक लाइन में, दो लाइन में, तीन लाइन में इस विषय से अवगत करा देते हैं कि इस पत्र के अंतर्गत जो सामग्री दी जा रही है, जो कुछ संबोधित किया जा रहा है, लिखा जा रहा है, वो क्या है। तो संबोधन से ऊपर तथा पत्र पाने वाले के नाम एवं पद के नीचे यह लिखा जाता है। इसमें पूर्व पत्र आदि यदि कोई है, उसका रेफरेंस, उसका संदर्भ, वह भी दिया जाता है। जैसे हम कहते हैं ना, आपके पत्र संख्या इतने, दिनांक इतने के संदर्भ में, तो वह भी दिया जाता है। यदि कोई पहले पत्र व्यवहार चल रहा है, पत्र का आवागमन हुआ है, तो उसकी संख्या, क्योंकि कोई भी सरकारी पत्र डायरी में प्रविष्ट होकर ही आगे निर्गत होता है, क्योंकि उसका जो रिकॉर्ड है वह रहना चाहिए। कितने पत्र कहाँ कहाँ
किस किस को गए, किस किस ने भेजे, उनका विषय क्या है, ये एक एंट्री, एक प्रविष्टि रजिस्टर होता है, पुस्तिका होती है, उसमें उनका उल्लेख दर्ज किया जाता है। विषय के मोटे या विषय को मोटे या बोल्ड रूप में, बोल्ड अक्षरों में लिखा जाता है। ये टंकित मुद्रित हों तो उसे ध्यान आकर्षण हेतु रेखांकित भी कभी कभी कर दिया जाता है, ताकि सब्जेक्ट या विषय को पढ़कर यह पता लग जाए कि उसके काम का है कि नहीं, उसके लिए महत्वपूर्ण है कि नहीं, वो उसके आधार पर उसे देख सकता है। संबोधन, इसे विषय के नीचे दिया जाता है। यह अधिकारी या व्यक्ति विशेष के पद या ओहदे के अनुरूप दिया जाता है, जैसे महोदय या महोदया। अब अगर पुरुष है अधिकारी तो महोदय, और महोदय जो है वो एक प्रकार से सम्मान सूचक संबोधन है। जैसे अंग्रेजी में सर होता है तो हिंदी में हम महोदय लिखते हैं। अगर महोदया लिख रहे हैं तो वो मान लीजिए कोई स्त्री है वहाँ पर अधिकारी के रूप में, तो महोदया शब्द का प्रयोग अब किया जाने लगा है। हालांकि ये जो संबोधन है ये लिंग के आधार पर बदल रहा है। प्रिय महोदय या प्रिय महोदया, इस तरह का प्रयोग भी होता है। मान्यवर आदि का प्रयोग भी कभी कभी होता है। जो डेमी ऑफिशियल लेटर होते हैं वहाँ मान्यवर का प्रयोग भी किया जाता है। सरकारी पत्रों में तो महोदय, सर के लिए महोदय हिंदी में इसका प्रयोग, या प्रिय महोदय इसका प्रयोग भी होता है। सरकारी पत्र में महोदय और सरकारी पत्र में प्रिय महोदय किसी संस्था या संस्थान के व्यक्ति पदाधिकारी को मान्यवर आदि कहने की परंपरा पत्र में मिलती है। पत्र का जो मुख्य कथ्य या कथानक है वो उसका कलेवर, उसकी भाषा के साथ उसकी प्रस्तुति, इसका प्रारंभ पत्र जो प्रारंभ है वो प्राप्त पत्र के संदर्भ के साथ, तिथि के उल्लेख के साथ और मूल कथ्य इसके साथ किया जाता है। इसमें विषय वस्तु या पत्र लेखन के प्रयोजन को बिंदुवार यानी सिलसिलेवार, अर्थात 1 2 3 ऐसा करके या क ख ग ऐसा करके विभाजित कर दिया जाता है। अनेक अनुच्छेदों में भी मूल कथ्य को विभक्त किया जा सकता है, करना चाहिए। मान लो 4 मुद्दे, 3 मुद्दे या 5 मुद्दे हम पत्र में उठा रहे हैं, उनको एक एक अनुच्छेद में हमने पहला विषय लिया, एक अनुच्छेद, दूसरा विषय लिया, दूसरा अनुच्छेद, तीसरा विषय लिया, तीसरा अनुच्छेद। उससे जिसको पत्र भेजा जा रहा है उसके लिए वो बोधगम्य हो जाता है, सहज हो जाता है, उसे रेखांकित कर सकता है, मार्कर से बोल्ड कर सकता है, ऐसा भी किया जा सकता है। तो अनेक अनुच्छेदों में विभक्त करने का उद्देश्य विषय की सहज संप्रेषणीयता यह होती है। इसलिए निष्कर्ष या उद्देश्य विधिवत प्रस्तुत किए जाते हैं। पत्र का जो अंत है या समापन है वह भवदीय के साथ नीचे हस्ताक्षर एवं प्रेषक का नाम, पद आदि इसके साथ किया जाता है। और फिर बाईं ओर नीचे संलग्नक यानी एनक्लोजर, यदि पत्र के साथ कुछ कागजात, कोई दस्तावेज, कोई प्रमाण, कोई पुराना पत्र, उसकी फोटोकॉपी, यह संलग्न किया जाना है तो उनका उल्लेख संख्याबद्ध पद्धति से, मान लीजिए 4 दस्तावेज हैं, 4 प्रमाण पत्र हैं, 4 पत्र हैं, तो उनको 1 2 3 ऐसे करते हुए पत्र के अंत में बाईं ओर हम संलग्नक के अंतर्गत दे सकते हैं। यह प्रमाण होते हैं कि पत्र के साथ इतने या यह दस्तावेज या ये कागजात हमने संलग्न किए हैं। इसी तरह पृष्ठांकन जो प्रतिलिपि के रूप में दिया जाता है, अंत में दाईं ओर सबसे नीचे, बाईं ओर सबसे नीचे, इसमें यदि प्रेषित किए जा रहे पत्र की प्रतिलिपि किसी अन्य अधिकारी, कार्यालय, मंत्रालय आदि को, वरिष्ठ अधिकारी को भेजी जानी है तो उनका नाम, जैसे सूचनार्थ प्रति तो किसको, मंत्री महोदय को, प्रधानमंत्री को या राष्ट्रपति को या अधिकारी विशेष को, उनका नाम, उनके पद नाम, अगर एक से अधिक हैं तो कार्यालय का पता, ये सब भी लिख करके पृष्ठांकन के अंतर्गत दिया जाता है। इस तरह सरकारी किसी भी पत्र में प्रारूप बनाते समय
अथवा पत्र का अंतिम रूप देते समय इन सभी पत्रांगों का यथास्थान उल्लेख रहता है, होना चाहिए। पत्र लेखक, टंकक अथवा संबद्ध अधिकारी का यह दायित्व होता है कि पत्र में इन सभी अंगों को यथास्थान शामिल किया जाए। साथ ही पत्र भाषा की मर्यादा एवं वर्तनी की शुद्धता का भी वह पूरा ध्यान रखे, उसे विधिवत इन सब संदर्भों में, परिप्रेक्ष्यों में वह तैयार करे। यह भी अपेक्षित और आवश्यक होता है कि पत्र लेखक पत्र लिखने से पहले यह सुनिश्चित करे कि उसमें कोई आवृत्ति दोष ना हो। अगर हमने विषय वस्तु के अंतर्गत कोई एक बात पहले कह दी है तो उसको बार बार दोहराया ना जाए। भाषा मर्यादित होनी चाहिए। अवांछित संदर्भ एवं अनर्गल तथ्य, यानी जिसको हम इररेलेवेंट कहते हैं, जो प्रसंग से जुड़े हुए नहीं हैं, संदर्भ सापेक्ष नहीं है, उन तथ्यों को, उन मुद्दों को हम उसमें शामिल न करें। विषय केंद्रित वर्गीकरण हो। जो वर्गीकरण होता है अनुच्छेदों में 2, 3, 4, 5 या 6 अनुच्छेद हैं। कभी कभी पत्र 2-3 पृष्ठों के भी, 4 पृष्ठों के भी होते हैं। हालांकि अपेक्षा यह होती है कि पत्र यथासंभव संक्षिप्त होने चाहिए, विषयनिष्ठ होने चाहिए। लेकिन कई बार पत्रों में इस प्रकार की जानकारियाँ, इस तरह के विवाद, इस तरह के मुद्दे होते हैं कि वो सुदीर्घ लंबे भी हो जाते हैं। तो उनका जो विषय है उसे वर्गीकृत करते हुए विषय के आधार पर सभी तथ्यों को विधिवत क्रम से सिलसिलेवार प्रस्तुत किया जाए। कोई तथ्य छूटना नहीं चाहिए। अनुवाद में कभी कभी तथ्य छूट जाते हैं, कभी तिथि छूट जाती है, कभी कोई महत्वपूर्ण जानकारी छूट जाती है, कोई आंकड़ा छूट जाता है, वो अनुवाद में नहीं छूटना चाहिए। तो इन सब को भी हम देख सकते हैं कि ध्यान रखना चाहिए और पूरी गंभीरता के साथ पत्र लेखक को इन सारे बिंदुओं को सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि वह उसमें शामिल हो गए हैं। पत्राचार के सभी रूपों में यह आवश्यक नहीं होता कि पत्रांगों का क्रम या स्थान एक जैसा हो। यह रूप प्रारूप अर्ध सरकारी पत्र में बदल जाता है, तार या टेलीग्राम में अलग हो जाता है, ज्ञापन में, कार्यालयी ज्ञापन में कुछ भिन्न हो जाता है। इस तरह कुछ ऊपर, कुछ नीचे, कुछ दाएं, कुछ बाएं, ये पत्र के अंग बदल जाते हैं। जैसे शासनादेश है तो उसमें अलग होगा। इस प्रकार के पत्र का उपयोग शासन अथवा सरकार द्वारा लिए गए विभिन्न निर्णयों को सचिवालय द्वारा विभिन्न कार्यालयों या कर्मचारियों या अधिकारियों को सूचित करने के लिए किया जाता है। इसीलिए उसे शासनादेश भी कहा जाता है। इस प्रकार के पत्र में जो उल्लिखित निर्णय वो वैयक्तिक नहीं होते, निर्वैयक्तिक होते हैं। उसमें कर्ता मौजूद नहीं रहता। स्थायी महत्व के इस पत्र में शासन की नीतियाँ, शासन के निर्णय, इनको समाहित किया जाता है। सरकारी कामकाज को गति प्रदान करने के लिए, सुचारू रूप से आगे बढ़ाने के लिए इस तरह के पत्रों की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। कभी कभी इस तरह के शासनादेश विषयक पत्रों को रद्द करने की नौबत भी आ जाती है। कई बार इनमें संशोधन, परिवर्तन भी किया जाता है। तो इन सब के लिए भले ही वो रद्द किया जाए, संशोधन, परिवर्तन किया जाए, इन सब के लिए एक नए शासनादेश को जारी करना होता है। उसकी सूचना देनी होती है कि पूर्व शासनादेश, तिथि ये, संदर्भ ये, इसको रद्द किया जाता है, इसको रद्द समझा जाए, या उसको अब इस रूप में पढ़ा जाए। तो उसमें संशोधन और परिवर्तन उसकी जानकारी हो जाती है। अधिकांश पत्रांगों, शासनादेशों में हम उनको देख सकते हैं कि वो सरकारी पत्र में भी वही पत्र के अंग जो शासन आदेश में होते हैं सामान्यतः, या अन्य रूपों में भी वो अंग आ जाते हैं। केवल शासनादेशों को संप्रेषणीय, सहज, बोधगम्य और उनकी भाषा को सरल, स्पष्ट और एकार्थी बनाने के लिए हम सभी संबद्ध कर्मचारियों अथवा अधिकारियों को मंतव्य या संदेश या संप्रेषण से जोड़ने के लिए उसे सरल, सहज बनाने का प्रयत्न करते हैं। इनमें लाक्षणिकता या व्यंजनापरक वाक्य संरचना नहीं होती, अभिधात्मक अभिव्यक्ति इनकी विशेषता होती है। इसलिए परस्पर उलझे हुए वाक्यों का भी इनमें प्रयोग नहीं किया जाता। इनमें तथ्यों का, आंकड़ों का, नियमों का
विधिवत संप्रेषण सप्रमाण ससंदर्भ किया जाता है। इन सब बातों को ध्यान में रखकर हम देख सकते हैं कि अर्ध सरकारी पत्र, सरकारी पत्र, परिपत्र, कार्यालयीय ज्ञापन, ज्ञापन, कार्यालयीय आदेश, आदेश, अधिसूचना, इन सब के लेखन और निर्माण की अपनी एक विशिष्ट प्रविधि और प्रक्रिया होती है। यही प्रविधि और प्रक्रिया संकल्प में, प्रेस में, विज्ञप्ति में, प्रेस विज्ञप्ति में, प्रेस नोट में, पृष्ठांकन में, अनुस्मारक में, इन सब में निर्धारित रहती है और उस निर्धारित प्रक्रिया पद्धति को हम विशेष रूप से ध्यान में रखकर पत्र लेखन करते हैं। इन्हीं सब कार्यालयीय पत्रों के आवश्यकता अनुसार अनुवाद भी समय समय पर कराए जाते हैं, क्योंकि अंग्रेजी में यदि मूल रूप से इन पत्रों, इन प्रारूपों को तैयार किया जाता है तो हिंदी में उनका अनुवाद अनुवादकों द्वारा, हिंदी अधिकारियों द्वारा किया और करवाया जाता है। उसका संशोधन, परिवर्धन भी किया जाता है, उसकी वेटिंग यानी पुनरीक्षण भी किया जाता है। फिर संबद्ध अधिकारी के पास उस अनुदित रूप को भेजकर उसका अनुमोदन कराया जाता है और उसके बाद फिर वह पत्र जो है प्रेषित करने की स्थिति हस्ताक्षर के बाद होती है। अनुवाद करते हुए इन सब बातों का ध्यान भी अनुवादक को रखना होता है, क्योंकि अगर पत्र के प्रारूप, पत्र के अंगों, पत्र के निर्धारित अंगों के स्थान आदि की जानकारी उसके पास नहीं होगी तो वह उसका अनुवाद भी विधिवत नहीं कर पाएगा। इस तरह हम देख सकते हैं कि जो पत्र हैं उनकी अपेक्षा, आवश्यकता, उनकी महत्ता ये कार्यालयीय व्यवस्था में, कार्यालयीय तंत्र में असंदिग्ध है और इनसे समस्त कार्यों के कार्य निष्पादन का जो दायित्व है उसका निर्वाह विधिवत कर्मचारी और अधिकारी मिलकर करते हैं और सब मंत्रालय का प्रतिनिधित्व, कार्यालय का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसलिए यह जिम्मेदारी किसी एक अधिकारी या कर्मचारी की नहीं होती। उस पत्र में जो भी कुछ लिखा जाता है वह पूरी व्यवस्था को प्रतिनिधित्व देता है, करता है। तो मुझे लगता है कि इस विषय को अब हम यहीं विराम देते हैं और नए विषय के साथ आपके समक्ष फिर उपस्थित होंगे। आज्ञा दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।